So friends, namaskar. I am Grijesh Kumar. You are welcome in this video. Friends, this video is based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here question number 31 is given as which of the following plays depicts middle class provincial life. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि ऑप्शन में दिए गए प्लेज में कौन सा प्ले है जो मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को डिपिक्ट करता है, जिसकी भविष्यवाणी करता है। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है द मेरी वाइफ्स। ये जो है मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को डिपिक्ट करता है, इसकी भविष्यवाणी करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इज एज फॉलोज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए कुछ वर्क हैं, कुछ रचनाएं हैं जिनमें से जॉन मिल्टन की एक रचना नहीं है। कौन सी है रचना जो जॉन मिल्टन की नहीं है? यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है अल्मा आर द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। ये जो है जॉन मिल्टन की रचना नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये किसकी रचना है। यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया गया है और इससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा। अल्मा आर द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड पोएम इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। अल्मा आर द प्रोग्रेस ऑफ माइंड ये जॉन मिल्टन की रचना नहीं है, इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। अल्मा आर द प्रोग्रेस ऑफ माइंड इज रिटन बाय मैथ्यू प्रेयर इन 1715। ये मैथ्यू प्रेयर के द्वारा 1715 में लिखी गई रचना है। एंड फर्स्ट प्रिंटेड इन दिस फोलियो एडिशन ऑफ हिज पोएम्स ऑन सेवरल ओकेजन्स 1718। और 1718 में ये इनके फोलियो में एडिट की गई, अर्थात इनकी फोलियो में शामिल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। यहाँ पर भी पूछ रहा है कि जॉन मिल्टन की रचना निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो ये द पैशन पिलग्रिम ये जॉन मिल्टन की रचना नहीं है। बाकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मसाक्रे ऑफ पीडमोंट, ऑन और ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट चर्च नेटिविटी, ये सब जॉन मिल्टन की ही रचनाएं हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है 33 के लिए द पैशनेट पिलग्रिम इज नॉट द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। द पैशनेट पिलग्रिम इज एंथोलॉजी ऑफ 20 पोएम्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक एंथोलॉजी है जिसमें 20 कविताएं शामिल हैं। ये जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक कंपेरिजन इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा इडियोमेटिक कंपेरिजन सही नहीं है, आपको बताना है। एज बिटर एज गाल ये सही है, और एज चीयरफुल एज बार्क ये गलत है। यहाँ पर बार्क नहीं बल्कि यहाँ पर लार्क होना चाहिए, तो ये सही होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एज रेड एज चेरी ये भी सही है। एज साइलेंट एज स्टार ये भी सही है, यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कौन सा पेयर मिसमैच्ड है। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर एक्वेट दिया गया है कन्विक्ट। एक्वेट का मतलब होता है मुक्त करना और कन्विक्ट मतलब है दोषी ठहराना, ये अपनी जगह सही दिया गया है। ग्रैंड मतलब शानदार होता है, ऑर्डिनरी मतलब साधारण होता है, ये भी अपनी जगह सही दिया गया है। हम्बल मतलब विनम्र होता है, हॉटी मतलब घमंडी होता है, ये भी अपनी जगह सही दिया गया है। डिसोलेट का मतलब होता है निर्जन सुनसान, अवसादपूर्ण। परकोलेट का मतलब होता है धीरे धीरे किसी द्रव पदार्थ का लीकेज होना, बहना, रिसना। तो यहाँ पर ये पेयर मिसमैच्ड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सब एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव है जिसके साथ करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया गया है। तो ऑप्शन में देखते हैं केयरफुल ऑफ ड्रेस, यहीं पर जो है करेक्ट प्रीपोजिशन नहीं है, ऑफ नहीं होना चाहिए बल्कि अबाउट होना चाहिए। यहाँ पर अबाउट होगा तो ये सही होगा। केयरफुल अबाउट ड्रेस। एनॉयड एट थिंग्स ये सही है। बिजी एट लेसन्स ये कुछ सही है मेरे हिसाब से। यहाँ पर बिजी इन होता है, ये डिस्प्यूटेड है। कुल मिला के आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि सही क्या है। हॉरिफाइड एट द साइट ये सही है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही बताया जा रहा है। वैसे आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसके शेष पार्ट यहाँ पर, रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं। यस, रिमेनिंग पार्ट इज एज फॉलोज। यहाँ पे
बताया जा रहा है ए डैश इज़ नेवर यूज्ड टू शो ए सडन चेंज इन थॉट, ये सही है या फिर ये सही है ए डैश इज़ यूज्ड टू सेट ऑफ वर्ड्स इन अपोजिशन आर एक्सप्लेनेशन, ये ए कैरेट इज़ पुट ब्लो एंड एसाइड द वर्ड ऑफ आर लेटर इफ सम लेटर आर वर्ड इज़ टू बी इंसर्टेड, ये भी अपनी जगह सही है। यहाँ पर दिया जा रहा है ए डैश इज़ यूज्ड टू समराइज सेवरल सब्जेक्ट्स ऑल बिलोंगिंग टू द सेम वर्ब, ये दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसका एक्सप्लेनेशन है इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पे जो है ऑप्शन ए सही बताया जा रहा है, जो इस प्रकार से है किसी विचार के एकदम रुकने या परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए या कर्ता के बिखरे हुए अंशों को साथ साथ बोध कराने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, इफ़ माई हस्बैंड वर अलाइव बट माई लैमेंट पास्ट, फ्रेंड्स कंपेनियंस रिलेटिव्स ऑल डिस्क्राइब्ड हिम, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर इंड्यूरिंग मैन, यहाँ पर आपको बताना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को एन इंड्यूरिंग मैन किसने रिफ़र किया है, किसने बताया है। इसका यहाँ पे आंसर दिया गया है एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन इंड्यूरिंग मैन इन हिज पोएम। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे है कि एस.टी. कॉलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ये स्टेटमेंट अपनी किस रचना में की है, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन नंबर 39, ए मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाई, मॉडर्न कॉमेडी किसके द्वारा लिखी गई है, यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है जॉन गाल्सवर्दी, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि ए मॉडर्न कॉमेडी जो जॉन गाल्सवर्दी की रचना है ये कब लिखी गई थी, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 इज जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज़ ऑन ड्रामा आर फाउंड इन, जॉन गाल्सवर्दी की जो आइडिया है ड्रामा के लिए ये किस में पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कोक्सन इज अ कैरेक्टर इन, कोक्सन किस में एक पात्र होता है, कैरेक्टर होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है जस्टिस। जस्टिस का एक पात्र और है फ्रेंड्स जो बहुत ही पॉपुलर है, उसका नाम आपका जो है कमेंट के माध्यम से बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 के लिए सही ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, रॉबर्ट कोक्सन इज़ द मैनेजिंग क्लर्क ऑफ द सोलिसिटर्स जेम्स हाउ एंड वाल्टर हाउ ही सपोर्ट्स फाल्टर थ्रू द ट्रेल, फाल्टर जो होता है ये भी जस्टिस में होता है एक करेक्टर, वाइल ही इज़ इन प्रिजन एंड आफ्टर हिज रिलीज, जस्टिस इज़ ए प्ले रिटन बाई जॉन गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी की रचना है। वेयर एज मैकबेथ एंड एज यू लाइक इट आर द प्लेज रिटन बाई शेक्सपियर, एक्स्ट्रा नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सॉनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मिल्टन के द्वारा रचित ऑन हिज ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा यहाँ पर निम्नलिखित में से स्टेटमेंट सही है, सत्य है, आपको बताना है। तो देख लेते हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए प्री कर्सर टू लिसिडास, ये सही नहीं है। नेक्स्ट इसका पार्ट दिया गया है 42 के लिए, यहाँ पर ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज कर्टल सॉनेट, और सी दिया गया है मिल्टन डिड नॉट गिव ए टाइटल टू हिज सॉनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट, ये ऑप्शन ही सही है। मिल्टन ने अपनी इस रचना का टाइटल स्वयं नहीं दिया बल्कि बाद में जो रचनाकार आए उन्होंने ये सजेस्ट किया था, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे जाने से पहले यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको देख लेते हैं। मिल्टन डिड नॉट गिव टाइटल टू हिज सोनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट, बाद के जो एंथोलॉजिस्ट हुए उनके द्वारा ये टाइटल दिया गया था। अर्लियर द पोएम वाज टाइटल्ड बाय ओपनिंग लाइन व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये इसका टाइटल जो है मिल्टन ने दिया था कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, बाद में इसका नाम जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस पड़ा। आगे दे रहे हैं, इट इज़ पॉपुलरली गिवन द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस बट देयर इज़ नो एविडेंस दैट मिल्टन यूज्ड दिस टाइटल, ये बाद में नाम इसका जरूर पड़ा लेकिन ये टाइटल मिल्टन ने कब यूज़ किया था इसका कोई प्रमाण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एन यूनिंग वाक इज रिटन बाई, एन यूनिंग वाक ये
किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पर आंसर दिया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ की ये रचना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे जाने से पहले यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। एन यूनिंग वॉक ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1793। ये जो है 1793 में पब्लिश हुई थी। वाज रिवाइज्ड इन 1794 और 1794 में इसको पुनः पब्लिश किया गया था। रिप्रिंटेड इन अनदर वर्जन इन 1820 और 1820 में इसका एक दूसरा वर्जन पब्लिश किया गया एंड रिप्रिंटेड इन 1836 और फिर इसका अगला वर्जन 1836 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 44। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? ऑप्शन में से कौन सी ऐसी रचना है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं है? यहाँ पर आंसर दिया गया है बियॉन्ड, ये इनके द्वारा नहीं। बाकी द थॉर्न, द इडियट बॉय, सिमोन ली, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाएं हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन से जानते हैं कि ये बियॉन्ड किसकी रचना है। बियॉन्ड इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द थॉर्न डिस्क्राइब्स एन एज्ड एंड पुअर थॉर्न ऑन टॉप of a beautiful hill. The Idiot Boy is a lyrical poem by William Wordsworth. Like many other ballads, Simon Lee, the Old Huntsman by William Wordsworth is a rhyming lyric poem that tells a specific person's story. Next question, question number 45. Question number 45 is William Shakespeare's Love's Labour's Lost वाज अ फ्री एडॉप्टेशन ऑफ। विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना लव्स लेबर्स लॉस्ट, प्रेम का परिश्रम व्यर्थ जाता है, ये रचना विलियम वर्ड्सवर्थ की जो है ये कहाँ से एडॉप्ट की गई है आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है मिनाइकिमी ऑफ प्लॉटस, ये यहाँ से ली गई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे जाने से पहले यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मेनी एलिमेंट्स ऑफ स्पेनिश ट्रेजेडी सच एज द प्ले विदिन ए प्ले यूज्ड टू ट्रैप ए मर्डरर एंड ए घोस्ट इंटेंट ऑन वेंजियंस अपीयर इन शेक्सपियर्स हैमलेट। विलियम शेक्सपियर से 1605 प्ले ऑल इज वेल दैट इन्स वेल इज बेस्ड ऑन बाइकाशियोस डेकामेरॉन, ये इनकी रचना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 46। हु एक्सक्लेम्स इन हिज सॉनेट दैट अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ दाइन बोन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप एलोन, ये स्टेटमेंट किसने दिया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बेन जॉनसन, मिशेल ड्रेटॉन, जॉन ड्राइडन, विलियम बेस। देखते हैं इसका सही आंसर क्या दिया गया है। 46 के लिए यहाँ पर सही आंसर दिया गया है, जो एक्सप्लेनेशन से इस प्रकार से है। द फॉलोइंग लाइन्स आर फ्रॉम विलियम बेस पोएम एलेजी ऑन विलियम शेक्सपियर, ये लाइन जो है विलियम शेक्सपियर से ली गई है, जो कि एक एलेजी है विलियम बेस की। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे। फॉर हुम योर कर्टेंस may be drawn again if your precedency in death doth bar a fourth place in your sacred sepulchre under this carved marble of thine own. Sleep rare Tragedian Shakespeare, sleep alone, thy unmolested peace unshared cave pauses as Lord not talented of thy grave। ये सारी बातें शेक्सपियर के लिए लिखी गई हैं। ये कहाँ पे लिखी गई हैं ये आप कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर 47। हु डिस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो, यहाँ पे स्पेलिंग ये गलत है, क्रो है, क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स, ये बात किसने कही है? यहाँ पे दिया गया है रॉबर्ट ग्रीन। फ्रेंड्स, रॉबर्ट ग्रीन जो था बहुत बड़ा क्रिटिक था विलियम शेक्सपियर का, उसी ने ये बात कही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 48। Who remarked about his father as given below? My father destined me from my infancy to the study of polite literature, which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight। ये रिमार्क किसका है आपको बताना है। यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है जॉन मिल्टन का ये रिमार्क है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। Question number 49 is as follows।
फॉर होम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन। विलियम वर्ड्सवर्थ एक ये सुप्रसिद्ध लाइन किसको बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, यहाँ पर बताना है। दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये तेरी आत्मा एक नक्षत्र की तरह है और तू उससे दूर रहता है। ये बात किसके लिए कही गई है, ये आपको बताना है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने बात किसके लिए कही। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के लिए बात कही गई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर और ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनकी रचना एक एक रचना आप कमेंट के माध्यम से बताइए। विलियम शेक्सपियर की एक रचना दीजिए आप कमेंट में, और जॉन गाल्सवर्दी की एक रचना दीजिए, और स्पेंसर की एक रचना आप जो है कमेंट के माध्यम से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 इज मिल्टन्स पैराडाइज रिगेंड टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। मिल्टन के द्वारा रचित पैराडाइज रिगेंड ये अपना जो टाइटल ली है ये किस थीम पर बेस्ड है, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सेंट कैथरीन्स सरमन, जो कि सही नहीं है, और इसके रिमेनिंग ऑप्शन इधर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 50 के। द रिमेनिंग ऑप्शंस आर गिवन हेयर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50 एंड करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी यहाँ पर करेक्ट है, सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल। ये सही है। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया गया है। मिल्टन्स पैराडाइज रिगेंड टेक्स इट्स थीम फ्रॉम सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल। पैराडाइज रिगेंड इज जॉन मिल्टन्स फॉलो अप टू पैराडाइज लॉस्ट। ये पैराडाइज लॉस्ट का जो है फॉलो अप है मोस्ट फेमस एपिक, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध जो है एक महाकाव्य है। मिल्टन बिगिंस द पोएम बाय एक्सप्लेनिंग दैट इट विल सर्व एज अ continuation of Paradise Lost and Adhura. Milton's famous epic poem, he described the temptation of Jesus Christ by Satan as written in Gospel of Luke in the Bible. बाइबल से ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर। ये लाइन किस रचना से है आपको बताना है। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है टिंटन अभी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे है, टिंटन अभी किसकी रचना है, ये आप कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज, यहाँ पर इज होना चाहिए, बट ए स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, ये कहाँ से ली गई है। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है इमॉर्टलिटी ओड। यहाँ पर भी आपसे एक क्वेश्चन है, इमॉर्टलिटी ओड किसने लिखा है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 52 का यहाँ पर सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पास्टोरल एलेजी। निम्नलिखित में से पास्टोरल एलेजी कौन सा है आपको बताना है। तो लिसिडास जो है ये पास्टोरल एलेजी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। लिसिडास किसके द्वारा लिखा गया है आप कमेंट के माध्यम से बताइए। फ्रेंड्स मैं इतने सारे प्रश्न इसलिए पूछता हूँ ताकि ज्ञान का आदान प्रदान हमारे आपके बीच जो है कुछ कम्युनिकेशन बना रहे तो अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 53 का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश पास्टोरल एलिजी जॉन मिल्टन लिसिडास 1638। देखो यहाँ पे एक नॉलेज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है कि लिसिडास की रचना जो है 1629 में जॉन मिल्टन के द्वारा की गई। रिटन ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग ए कॉलेज फ्रेंड। कॉलेज के एक मित्र होते हैं मिल्टन के, एडवर्ड किंग, उनके ऊपर ये लिखी गई है, मतलब उनसे रिलेटेड इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 इज एज फॉलोज। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन और भी दिया गया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और नॉलेज हो जाएगा। टेनिसन्स इन मेमोरियम 1850 इज एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हालम। Occasionally the term is older and broader sense for somber meditations on mortality such as Thomas Gray's Elegy written in Country Churchyard 1757 and Duno Elegies which has been written in 1912 and 22 of the German poet Rainer Maria like on the transcends both of poets of the earthly object they write about। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। लिरिकल बैलेट ये कब लिखा गया था आपको ये बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है 1798। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी।
लिरिकल बैलेड ये किसके द्वारा लिखा गया है, आप जो है कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट काइंड ऑफ प्लेज डिड गाल्सवर्दी राइट। गाल्सवर्दी किस प्रकार की नाटक लिखा करते थे, ये आपको बताना है। यहाँ पे दिया गया है इसका आंसर प्रॉब्लम प्लेज ये लिखा करते थे, प्रॉब्लम प्लेज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया, सबके लिए पढ़ लेते हैं, नॉलेज हो जाएगा एक्स्ट्रा। प्रॉब्लम प्लेज इन्होंने लिखा है, जॉन गाल्सवर्दी ने, यूज टू राइट प्रॉब्लम प्लेज डीलिंग विद सोशल इशूज, जिसमें सोशल इशूज हुआ करते थे, सामाजिक मुद्दे हुआ करते थे। टी.एस. एलियट इज़ नोन फॉर हिज पोएटिक ड्रामा, टी.एस. एलियट को पोएटिक ड्रामा के लिए जाना जाता है। सैमुअल बेकेट एंड हेराल्ड प्रिंटर आर एसोसिएटेड विद द अब्सर्ड ड्रामा, और अब्सर्ड ड्रामा के लिए सैमुअल बेकेट और हेराल्ड प्रिंटर को जाना जाता है। और भी यहाँ पे दिया जा रहा है, जॉन ऑक्सबॉर्न एंड जिमी पॉटर आर एसोसिएटेड विद किचन सिंक ड्रामा, किचन सिंक ड्रामा के लिए जो है जॉन ऑसबॉर्न और जिमी पोर्टर को जाना जाता है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया, एक्स्ट्रा नॉलेज काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, विच इज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर सिंटैक्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस यहाँ पर है। तो अगर ध्यान से देखें तो इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी, यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया है, कारण बताया गया है कि क्यों है। तो यहाँ पर इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? टू नेशंस थ्योरी की जगह पर टू नेशंस थ्योरी यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी संबंधी अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 57, द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स। पैराडाइज लॉस्ट जो कि मिल्टन की प्रसिद्ध जो है रचना है, महाकाव्य है, इसमें कुल कितनी किताबें हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है इसका 12 बुक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 58, question number 58 is as follows. Yes, question number 58 is which of the following plays of शेक्सपियर इज़ नॉट ए कॉमेडी। शेक्सपियर की रचना यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें से आपको बताना कि कौन सा कॉमेडी नहीं है। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, ये इनकी कॉमेडी नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। अगर कॉमेडी नहीं है तो फिर ये है क्या, यहाँ पे दिया गया है एंटोनी एंड क्लियोपात्रा ये रोमांटिक ट्रेजेडी, ये एक रोमांटिक ट्रेजेडी है। बट एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट एंड मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये सभी रोमांटिक कॉमेडी हैं। ये किसकी रचनाएं हैं आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन नंबर 59, लिरिक हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री ड्यूरिंग। लिरिक जो है ये बहुत ही लोकप्रिय जो है एक रचना मतलब विधा है पोएट्री की, ये किस सेंचुरी में थी ये आपको बताना है। यहाँ पे इसके लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी, ये सुप्रसिद्ध जो है विधा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 पर जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी, ए लिरिकल पोएट एड्रेसेस हिज ऑडियंस डायरेक्टली बाई पोर्ट्रेइंग their state of mind or emotions. That is why a lyrical poem expresses personal emotions of the poet. The themes of lyrical poems are also emotional and lofty, enabling the readers to look into the life of things deeply. That is why such poems have universal appeal, because readers can relate their feelings with the poem. It was an essential element of romantic age which spanned between late 18th century and early 19th century। 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के मध्य में ये विधा जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रही। क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज़ फॉर टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन इफ़ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 60 इज गिवन एज which form of poetry is the poem The Solitary Reaper। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इजी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सोलिटरी रीपर जो एक पोएम है ये किस रूप में है, किस विधा में लिखी गई है। इसका यहाँ पे आंसर दिया गया है लिरिक, लिरिक यहाँ पर दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स यहाँ पर एक और बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सोलिटरी रीपर जो रचना है विलियम वर्ड्सवर्थ की, कहीं कहीं पर इसको बैलेड बताया गया है, तो इससे आपको सावधान रहना है, ये बैलेड नहीं है, ये एक प्रकार की लिरिक ही है। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ना अच्छी लगे डिसलाइक करें, और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें।
और यदि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू वंस अगेन।